नमस्कार। टोकनाइजेशन क्या होता है? क्यों आजकल हम ये टोकनाइजेशन की बातें सुन रहे हैं? टोकनाइजेशन इन पेमेंट्स, इन डिजिटल पेमेंट्स। अगर आप इस इंडस्ट्री से वाकिफ़ हैं, डिजिटल पेमेंट इंडस्ट्री या फिनटेक इंडस्ट्री से, तो आपको पता होगा टोकनाइजेशन क्या होता है। और ये जो आरबीआई की नई नोटिफिकेशन जो 25 अगस्त को और 7 सितंबर को आई है 2021 में, इसके क्या मायने हैं? अगर आप एक कस्टमर हैं, आप एक बैंकर हैं, आप एक फिनटेक कंपनी हैं, आप एक ई कॉमर्स कंपनी हैं, आप एक पेमेंट कंपनी है, तो आपके लिए इसके क्या मायने हैं? तो सबसे पहले आप पूछोगे टोकनाइजेशन है क्या? क्यों ज़रूरत पड़ी अचानक से? इतने सालों से तो पेमेंट हो ही रहा था, है ना? अचानक से ये टोकनाइजेशन क्या है? क्यों ज़रूरत पड़ गई हमें इस टोकनाइजेशन की? तो सबसे पहले मैं एक बहुत ही सिंपल भाषा में टोकनाइजेशन समझाने की कोशिश करता हूँ। तो टोकनाइजेशन अगर आप देखेंगे, टोकनाइजेशन क्या होता है? जैसे अगर आप पासपोर्ट ऑफिस में गए हैं, आपको एक टोकन मिलता है। अगर आपका कॉलेज का एनरोलमेंट नंबर एक तरह से टोकन हो सकता है। तो बेसिकली टोकन क्या होता है? कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को बचाने के लिए हम कोई भी नॉन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन उसके बदले में डाल देते हैं, उसको हम टोकनाइजेशन बोलते हैं। बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने समझाया। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका क्रेडिट कार्ड नंबर है 16 डिजिट का, या डेबिट कार्ड नंबर है 16 डिजिट का। तो डिजिटल पेमेंट के कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आपका क्रेडिट कार्ड नंबर है 16 डिजिट का, या डेबिट कार्ड नंबर है। अब मुझे टोकनाइजेशन सर्विस देनी है या लेनी है, तो मैं क्या करूंगा, इस 16 डिजिट को किसी रैंडम 16 डिजिट के साथ मैं मिक्स कर दूंगा। ठीक है, मिक्स कर दूंगा मतलब जैसे मान लीजिए अगर हम एक्सेल शीट में बहुत ही सिंपल भाषा में समझें, तो ए वाले कॉलम के अंदर में मान लीजिए हमने कार्ड नंबर डाल रखे हैं, और बी वाले कॉलम में हमने रैंडम 16 डिजिट नंबर या किसी भी नंबर के हमने टोकन्स डाल दिए, मतलब कोई भी रैंडम नंबर डाल दिया। अब क्या होता है, जब 16 डिजिट आप डालते हो कोई भी रैंडम टोकन, तो इससे क्या होता है कि जो चोर हैं या जो फ्रॉडस्टर हैं वो समझते हैं शायद ये असली कार्ड नंबर है, और वो उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, चौड़ी। वाह, कार्ड नंबर मिल गया, अब हम फ्रॉड करेंगे, चोरी करेंगे, पैसा कमाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे, घर खरीदेंगे, पैसा किसी और का हो। पर सब लोग समझदार हो रहे हैं धीरे धीरे। चोर भी समझदार हो रहे हैं, फ्रॉडस्टर भी समझदार हो रहे हैं, और साथ ही साथ हम लोग भी पेमेंट सिक्योरिटी के लिए समझदार हो रहे हैं। तो हमने क्या करा, हमने कहा कि साहब एक जगह हम डालेंगे कार्ड नंबर, और दूसरी जगह कोई भी रैंडम नंबर हम डालेंगे 16 डिजिट का, या टोकन जो है वो किसी भी डिजिट का हो सकता है। तो मतलब टोकन का अपने आप में कोई वैल्यू नहीं होती, या उसकी कोई मीनिंग नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल 16 डिजिट कार्ड नंबर को मैं दो नंबर टोकन में भी डाल सकता हूँ। जैसे मान लो 32 रख दिया मैंने एक टोकन का नंबर, तो 32 का मतलब क्या है? फ्रॉडस्टर को लगेगा कि यार दो नंबर का तो क्रेडिट कार्ड नंबर हो ही नहीं सकता, ये बेवकूफ़ है, ये कार्ड नंबर कुछ और है। तो मैं थोड़ी और कोशिश करता हूँ। लेकिन अगर मैं 16 डिजिट का डाला तो शायद वो एक थोड़ी हायर सिक्योरिटी होगी। इनफैक्ट 16 डिजिट का टोकन 32, 332, 320, 3000 कितने भी नंबर का हो सकता है। टोकन है, बस एक रेफरेंस नंबर है, एक रैंडम नंबर है जिसका अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है। तो ये काम कैसे होता है? जैसे मान लीजिए अगर आपको एक पासपोर्ट ऑफिस का एग्जांपल लेता हूँ, बहुत ही सिंपल। पासपोर्ट ऑफिस में जब आप जाते हैं, आपको एक टोकन मिलता है। जैसे मान लीजिए एक टोकन मिला B123। अब ये टोकन B123 है, वो पासपोर्ट ऑफिस में ही काम करेगा, राइट? आप ये B123 लेके बैंक में जाके पैसे नहीं निकाल सकते। और B123 कब काम करेगा? जब ये टोकन जो आपको मिला है, जो इशू हुआ है आपको टोकन, आप लेके एक पासपोर्ट ऑफिसर के पास जाओगे, जब आपका नंबर आएगा उसको कहोगे साहब हमें ये B123 टोकन नंबर मिला है, और मुझे अपना पासपोर्ट अप्लाई करना है। वो जो वहाँ पे बैठा है पासपोर्ट ऑफिसर, वो टोकन अपने सिस्टम में डालेगा। उसके बाद उसने अपने लैपटॉप या सिस्टम में ऑलरेडी लॉग इन कर रखा है अपने आईडी और पासवर्ड से। तो जब वो अपना आईडी और पासवर्ड उसका मिलेगा और वो टोकन मिलेगा, उसके बाद वो सिस्टम दिखाएगा हाँ भाई, ये जो टोकन है वो इन साहब या इन मैडम को इशू हुआ है, उनका डिटेल ये है। बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में समझाया है। इसी को अगर आप एक बड़े विस्तृत रूप में लेके जाएंगे, तो एक डिजिटल पेमेंट वे भी ऐसे ही काम करता है। तो इसका मतलब जो डिजिटल पेमेंट में होता है, कार्ड इशूअर जैसे आपका अपना बैंक, जो कार्ड एक्वायरर है, जो मर्चेंट का बैंक है, फिर बीच में मर्चेंट प्रोवाइडर होते हैं, पेमेंट प्रोवाइडर होते हैं, सब किसी को एक सीक्रेट की, एक पासवर्ड मिला होता है। जब तक ये सीक्रेट की और पासवर्ड उस टोकन के वॉल्ट में साथ में नहीं जाएगा, तब तक वो टोकन जो है एक्चुअल नंबर में ट्रांसलेट नहीं होता है, जिसको हम डी टोकनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम एक बार बहुत ही एक रियल एग्जांपल में पूरे फ्लो के साथ समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक अमेजोन की वेबसाइट पे गए, आपने अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड नंबर डाल दिया।
अब जब आप नंबर डालोगे तो ऐसा नहीं है कि वो पूरा का पूरा नंबर जो आपने क्रेडिट कार्ड डाला है या जो अपना ओटीपी डाला है या जो अपना पिन नंबर डाला है पूरा का, या सीवीवी डाला है, वो पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन वैसे ही आपके बैंक के पास जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए आपका बैंक है लेट से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और अमेजोन का बैंक है मान लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक, मान लेते हैं, मुझे नहीं पता किसके साथ बैंक करते हैं वो, मान लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक है। इसका मतलब है कि जब आप आईसीआईसीआई बैंक के सिस्टम में अपना कार्ड नंबर डाल रहे हो तो आईसीआईसीआई बैंक को तो पता नहीं है आपके बैंक अकाउंट में कितने बैलेंस हैं, जो पिन नंबर है वो सही है कि नहीं है। तो आईसीआईसीआई बैंक एक कार्ड स्कीम जो वीज़ा मास्टर कार्ड के द्वारा वो इन्फॉर्मेशन भेजेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास, कहेगा कि इस आपका कस्टमर है, आप बताओ इसके अकाउंट में बैलेंस भी है कि नहीं, क्या कोई कार्ड ब्लॉक तो नहीं है, या कोई और दिक्कत तो नहीं है जो आपने कुछ रिस्ट्रिक्शन मार्क कर रखी होगी। स्टेट बैंक बोलता है नहीं, सब कुछ सही है, हम पेमेंट कर सकते हैं। तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन पास हो रही है ना, वो सिंपल ऐसे नहीं हुआ कि आपने पिन नंबर 1234 डाला तो 1234 जाता है, राइट। तो वो टोकनाइज हो जाता है। इसका मतलब ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो एक ऐसे फॉर्मेट में जाती है कि अगर उस फॉर्मेट को कोई बीच में चोरी भी कर ले तो उसको समझ भी नहीं आएगा ये क्या है। जैसे 16 डिजिट का कार्ड नंबर अगर उसके बदले 32 करके आगे भेज दे तो फ्रॉडस्टर को पता ही नहीं 32 का करूँ क्या मैं, है ना, समझ रहे हैं आप। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से वो टोकन जो है वो ट्रैवल होता जाता है, और हर लेवल पे हर एक इकोसिस्टम पार्टनर के पास एक सीक्रेट की होता है। उस टोकन को वो सीक्रेट की से जब मैच करता है तो वो टोकन जो है अपने आप में डिटेल दे देता है कि अच्छा आपका सीक्रेट की ऑथेंटिकेट हो गया, ये कस्टमर का टोकन था जिसके अगेंस्ट उसका कार्ड नंबर ये है। तो इस हिसाब से वो डी टोकनाइज होकर ट्रांजेक्शन हो जाता है, ठीक है। किसी और को मिल भी जाए वो कुछ भी नहीं कर सकता उससे, है ना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, पासपोर्ट का टोकन लेके आप कुछ नहीं कर सकते। आपको B1234 मिला हुआ है, आप क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते। आप मैक्सिमम जाके उसको एक पासपोर्ट ऑफिस में जाके उसको यूज़ कर सकते हो। पर ये टोकन में भी फिर अलग अलग वेरिएशन होते हैं। टाइम बेस्ड टोकन होता है, स्टेटिक टोकन होता है। टाइम बेस्ड मतलब जैसे B1234 आपको मिला हुआ है तो हो सकता है अगली बार वो टोकन ही खत्म हो जाए, किसी और को ना मिले, या फिर वही टोकन पे फिर नया इन्फॉर्मेशन हो जाए। इसका मतलब अगर आज आपको B1234 मिला हुआ है पासपोर्ट के लिए और कल भी वही सेम टोकन किसी और को मिलेगा, पर उस टोकन के अगेंस्ट में इन्फॉर्मेशन किसी और की होगी, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से ये समझने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं समझ में आया अभी तक तो वापस से इस वीडियो को सुनिएगा और एक एक चीज़ पे गौर कीजिएगा और आपको ये टोकनाइजेशन समझ में आ जाएगा। तो साहब जब आपने टोकनाइजेशन समझ लिया तो अब हम आगे चलते हैं कि आरबीआई ने जो 25 अगस्त 2021 को एक नोटिफिकेशन निकाली है उसके क्या मायने हैं। तो जो आरबीआई ने नोटिफिकेशन निकाली है, पहले क्या था, जो लॉन्च किया था तो टोकनाइजेशन बस मोबाइल डिवाइस के ऊपर एप्लीकेबल था, या आप यूज़ कर सकते थे, या फिर जो टैबलेट होता है, जो बड़ा सा एक आप कह सकते हैं मोबाइल का एक बड़ा वर्जन होता है टैबलेट, उस पर ही हो सकता था। और वो उनके लिए ही इनेबल्ड था जो वो करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि टोकनाइजेशन आ गया तो सबका कार्ड अपने आप टोकनाइज हो जाएगा। इसके लिए बैंक को आपसे परमिशन लेना पड़ेगा, चाहे वो ओटीपी के माध्यम हो सकता है, किसी और माध्यम से हो सकता है, किसी फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन के माध्यम से होता है। अब आप पूछेंगे फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन क्या होता है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, आप प्लीज़ देखिएगा, 2 फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन का वीडियो। उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि कौन कौन से फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन होते हैं। तो उनमें से कोई भी फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन लेके आप इसको एक कंसेंट ले सकते हैं कस्टमर से कि क्या आप अपना कार्ड टोकनाइज कराना चाहते हो। और अगर आप ये समझेंगे कि यार अब बैंक पूछ रहा है टोकनाइज करा सकते हैं, इसका मतलब कुछ पैसे लेगा, नहीं। आरबीआई ने कहा है आप टोकनाइजेशन सर्विस के पैसे नहीं ले सकते हो। मतलब टोकनाइजेशन आपकी सिक्योरिटी के लिए है विदाउट एनी कॉस्ट, फ्री 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 मतलब कि जीरो कॉस्ट, और सिक्योरिटी आपके ऊपर है, राइट। तो 25 अगस्त को उन्होंने कहा कि ये लैपटॉप, ये अब मोबाइल और टैबलेट के बियॉन्ड भी हम इसको सेवा को देना चाहिए, क्योंकि अब धीरे धीरे लोग स्मार्ट वॉच से पेमेंट कर रहे हैं, लैपटॉप से भी पेमेंट करते हैं, कुछ लोग रिस्ट बैंड से भी पेमेंट कर रहे हैं। तो क्या हम ये सेवाएं उनके माध्यम से भी दे सकते हैं कि नहीं। तो उन्होंने 25 अगस्त को नोटिफिकेशन निकाला और कहा कि ये टोकनाइजेशन सेवा लैपटॉप, डेस्कटॉप, रिस्ट बैंड, स्मार्ट वॉच, या एक नया कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी आईओटी डिवाइसेस पे भी चलेगी। अब आईओटी पूरी डिटेल में तो नहीं बता सकता क्योंकि वो अपने आप में एक इंडस्ट्री है, पर छोटा सा आपको व्यू देता हूँ। जैसे मान लीजिए अमेजॉन का एलेक्सा है, या गूगल होम है, या हो सकता है कुछ टाइम बाद आपका एसी, फ्रिज अपने आप पेमेंट करने लगे, और अपने आप का जो एएमसी होता है या जो रिन्यूअल होता है वो अपने आप ही करने लगे पेमेंट में। आपने कार्ड का डिटेल डाल दिया, वो पेमेंट अपने आप ही
डिस्ट्रीब्यूटर को या मैन्युफैक्चरर को भेज के आपका एएमसी खुद ही खरीद रहा है, या एलेक्सा को आपने बोला उसने खुद ही पेमेंट कर दिया है ना। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं फ्यूचर में, और ये इस पर काम हो रहा है। अगर आप इस इंडस्ट्री से वाकिफ़ नहीं हैं तो ये सब चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई साइंटिफिक, कोई मतलब ऐसा आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। दिस इज़ हैपनिंग एंड इट विल हैपन इन द वेरी नियर फ्यूचर। तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा आईओटी के ऊपर, कि क्या होता है, कैसे होता है, पेमेंट्स कैसे काम करेगा, फ्यूचर ऑफ पेमेंट्स क्या होगा। पर अभी के लिए बस इतना मानिए कि इन सब चीज़ों के लिए भी टोकनाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आप एक रिस्ट बैंड से पेमेंट कर रहे हैं, राइट, या फिर आप मान लीजिए एक इंटरनेट ऑफ डिवाइसेस से पेमेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप पेमेंट करने के लिए हमेशा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कीजिएगा। हर जगह जाके आप कार्ड स्वाइप करके पिन नंबर या ओटीपी एंटर नहीं करोगे। एक बार आपने ऑथेंटिकेट कर दिया, वो पेमेंट रिकरिंग बेसिस पे अपने आप निकलती रहेगी। इसका मतलब अगर पेमेंट अपने आप हो रही है तो सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी, राइट। तो इसीलिए आरबीआई ने कहा कि वो समय आने के पहले हम पहले ही सतर्क हो जाएं, और उन्होंने ये टोकनाइजेशन की सर्विस शुरू कर दी है। तो जो 25 अगस्त का जो नोटिफिकेशन है उसमें बस इतना ही है कि ये जो पहले आपका मोबाइल और टैबलेट के ऊपर टोकनाइजेशन था, ये टोकनाइजेशन की सेवा अब आपके लैपटॉप, डेस्कटॉप, रिस्ट वॉच, बैंड और इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे भी एप्लीकेबल हो सकती है और होनी चाहिए। अब इससे क्या होगा कि जो आपका कार्ड है वो और भी सेफ हो जाएगा, सुविधाजनक हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बार अपने बैंक को जब भी वो पूछे या आप करना चाहते हो, अपने मोबाइल एप्लीकेशन से या ब्रांच पे जाके या आईवीआर से जाके टोकनाइजेशन करा सकते हो। लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है अभी। इसका मतलब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आपको नहीं करना है, तो ये ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको टोकनाइजेशन कराना है। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि टोकनाइजेशन आपके पेमेंट और आपके कार्ड की सुविधा के लिए ही है। उसका और कोई माध्यम नहीं है, और कोई पर्पस नहीं है। माध्यम नहीं, पर्पस। तो और कोई पर्पस नहीं है इसका मतलब है कि आपको टोकनाइजेशन कराना चाहिए। ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और 7 सितंबर 2021 की नोटिफिकेशन की मैं बात करूंगा तो उसमें मैं और डिटेल में समझाऊंगा कि ये टोकनाइजेशन जो है वो क्यों ज़रूरी है और कैसे काम करेगा। उसमें उन्होंने काफ़ी डिटेल दिया है कैसे काम करेगा, क्या हर डिवाइस का टोकन अलग होगा। ये सारी डिटेल है जो मैं अगले वीडियो में आप देख के समझ सकते हो कि ये 7 सितंबर की नोटिफिकेशन बहुत ही डिटेल्ड है, और वो आपको ज़्यादा क्लैरिटी देगी, और मैं पूरी डिटेल में वो आपको समझाऊंगा। तो ये ही नोटिफिकेशन थी 25 तारीख की। जो 7 सितंबर की नोटिफिकेशन है वो है कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन के ऊपर, जिसके ऊपर मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। तो और ये जो 25 अगस्त की जो नोटिफिकेशन है आरबीआई की, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। आप क्लिक करके डाउनलोड करके उसको समझ सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो पे मिलते हैं हम और जानकारी लेके। इस चैनल को बनाने का उद्देश्य मेरा बस इतना ही है कि मैं जो कुछ मुझे आता है इस इंडस्ट्री के बारे में, या जो मैं लोगों से सीखता हूँ, या मैं जो लोगों से पढ़ के सीखता हूँ, या एक्सपर्ट से मिलकर सीखता हूँ, या बातें करके सीखता हूँ, वो मैं आप लोगों को समझा सकूँ और बता सकूँ। और अगर आप भी चाहते हैं कि मैं कुछ और टॉपिक के ऊपर ऐसे वीडियोस बनाऊं जो फिनटेक इंडस्ट्री से हो या फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडस्ट्री से हो, जो आप समझना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं उसको ज़रूर पढ़ूंगा और उसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा। इनफैक्ट मैं कुछ एक्सपर्ट्स को भी बुलाऊंगा अपने पैनल पे या अपने इस एपिसोड में, अपने सेशन में, और उनसे भी कुछ जानकारी इसके ऊपर धीरे धीरे लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। और बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को सुनने के लिए। ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।